हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के सेकेंड ईयर के पेपर S7 जिसमें आप सभी को पढ़ना है गणित का शिक्षण शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर के बारे में। इसके यूनिट 1 में अगर देखते हैं आपको तो पढ़ना है गणित शिक्षण की प्रविधियाँ एवं संसाधन के बारे में। इस यूनिट के पॉइंट 1 को अगर देखते हैं तो आपको पढ़ना है गणित शिक्षण और रचनावाद के बारे में कि गणित शिक्षण बच्चों में कैसे विकसित होती है और रचनावाद के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में गणित के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो है गणित के बारे में पढ़ना था कि गणित की महत्व क्या है, वो उपयोग क्या है और बच्चे में जो है गणित विकास कैसे होता है। तो आपको पता होगा गणित जो होता है हर फील्ड में, हर क्षेत्र में इसका प्रयोग है, इसका महत्व है, क्योंकि सुबह उठने से लेकर शाम तक के सोने तक जो है गणित का प्रयोग होता है। इसलिए जो है गणित हमारे दैनिक जीवन में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी उसके हम रचना के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने इसमें पॉइंट वाइज आपको बताया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए। तो हर पॉइंट को आप समझते चलेंगे और साथ में जो है नोट करते चलेंगे। पहला पॉइंट है रचनावाद सीखने सिखाने के इसी सिद्धांत को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान का रचना अथवा निर्माण वातावरण के अंतःक्रिया करके एवं अनुभवों से स्वयं करता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, अपने ज्ञान की रचना करते हैं। वो क्या करते हैं? अपने वातावरण से अंतःक्रिया करके अपने अनुभवों के माध्यम से जो है स्वयं करते हैं। बचपन में देखे होंगे कि बच्चे जो होता है बहुत चीज़ों खेलते हैं, खेलते खेलते में जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वो अपने समाज, अपने वातावरण के साथ जो है अंतःक्रिया करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट वही है कि रचनावाद जो है सीखने सिखाने की इसी सिद्धांत को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान का रचना अथवा निर्माण जो है वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों के साथ जो है स्वयं कर लेता है। सेकेंड पॉइंट है रचनावाद बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्री का मुख्य आधारभूत सिद्धांत है। जो रचनावाद है वह बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्री का मुख्य आधारभूत सिद्धांत है। इस अवस्था में जो होता है बच्चों के अनुभव, उनकी जिज्ञासाओं और उनकी सक्रिय सहभागिता को केंद्र में रखकर पठन पाठन हेतु वातावरण तैयार किया जाता है। रचनावाद मतलब गणित अगर आपको सिखाना है तो बच्चों को जो है बाल केंद्रित जो शिक्षण शास्त्रीय आधारभूत सिद्धांत है उसी अवस्था में जो है लेना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जिज्ञासाओं होते हैं, उनकी जो सक्रिय सहभागिता होती है उसको केंद्र में रखकर पठन पाठन हेतु जो है वातावरण तैयार करना होता है। थर्ड पॉइंट है रचनावाद के अनुसार ज्ञान का निर्माण पूर्व अनुभव के आधार पर होता है। यदि नए ज्ञान पूर्व अनुभव से मतलब मेल नहीं खाता है या मिलता नहीं है तो वह सहज स्वीकार हो जाता है, और यदि नए ज्ञान पुराने ज्ञान अथवा अनुभव से मेल नहीं खाता है तो क्या होता है कि नए ज्ञान का जो है निर्माण होता है। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन आप बात मेरी समझेंगे। यहाँ कहने का अर्थ है कि रचनावाद के अनुसार जो है ज्ञान का निर्माण जो होता है पूर्व अनुभव के आधार पर होता है। अगर मान लीजिए कि बच्चा कुछ पहले जानते हैं तो उसी के आधार पर जो है रचनावाद का जो ज्ञान है उसको मतलब अनुभव होगा, क्योंकि मतलब जो मतलब ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान होता है, अगर वो सहज स्वीकार नहीं होता है और जो नए ज्ञान पुराने ज्ञान से जो होता है मेल नहीं खाता है तो उसी समय जो है नए ज्ञान की विकास होती है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको कलम के बारे में जानकारी पहले से प्राप्त है लेकिन अगर उसी समय जो है फिर कलम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो आपको तो पहले से कलम के बारे में जानकारी प्राप्त है, तो आपका जो यहाँ ज्ञान है वो नया ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपने पूर्व अनुभव किया है। पूर्व अनुभव में आपको पता है कि यह कलम है, इसका क्या उपयोगिता है। लेकिन अगर आपको पहले सेव के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त है लेकिन अगर वर्तमान में आपको सेव के बारे में बताया जा रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, जो पहला पूर्व ज्ञान है, जो आपका पूर्व ज्ञान है उससे तो मेल नहीं खा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सहज स्वीकार नहीं हो रहा है। इसीलिए जो है जब मतलब पुराने जो ज्ञान हो उससे जो है नए ज्ञान का मेल नहीं खाता है तो उस समय जो होता है नए ज्ञान का विकास या उत्पन्न होता है। यह कोई भी सब्जेक्ट में लागू करें, चाहे गणित हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जब पुराने ज्ञान से जब मेल नहीं खाता है तो उस समय जो होता है नए ज्ञान की निर्माण होता है, उसका विकास होता है। तो आप रचनावाद के अर्थ समझ रहे होंगे कि रचनावाद का सिद्धांत का कहने का अर्थ यह है कि जो बच्चे होते हैं अपने ज्ञान की रचना मतलब उसका निर्माण जो होता है वातावरण से अंतःक्रिया कर कर अपने अनुभवों से स्वयं करते हैं, क्योंकि बच्चा बचपन में जिज्ञासु होते हैं, क्योंकि बचपन में देखे होंगे बच्चा जो है बहुत तरह के सवाल पूछते हैं तो उससे क्या होता है उनका स्वयं जो उनका ज्ञान है वो निर्माण खुद होता है। इसीलिए जो है बच्चे बचपन में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा प्रश्न करते हैं। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जब पुराने ज्ञान जो है नए ज्ञान से जब मेल नहीं खाता है तो उस समय जो है नए ज्ञान की रचना व निर्माण होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है, रचनावाद के अनुसार किसी भी चीज़ को सीखने के लिए गलतियां आवश्यक है, क्योंकि बिना गलतियों के कुछ सीख नहीं सकते। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। रचनावाद के अनुसार जो है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए गलतियां आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जब तक गलती नहीं करता है तब तक जो है वो सीखता नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन इस सेंटेंस को आप समझ लें कि रचनावाद के अनुसार जो है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो है आप लोगों को जो है गलतियाँ जो है आवश्यक है, क्योंकि बिना गलतियों के कुछ सीख नहीं सकते। मैंने यहाँ एग्जाम्पल में डाला है कि जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वह बार बार क्या होता है, गिर जाता है, लेकिन वह बार बार गिरने के अलावा भी जो होता है वह धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाता है। इसीलिए कहा गया है कि गलतियों के माध्यम से भी जो होता है बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। रचनावाद के अनुसार क्या होता है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको जो है गलतियाँ आवश्यक है, क्योंकि बिना गलती को जो है आप कुछ सीख नहीं सकते। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया है कि जब छोटे बच्चे साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, वो बार बार गिर जाते हैं, लेकिन वो छोड़ते नहीं है, वह बार बार गिरते हैं। उसके अलावा भी आप देखते होंगे कि धीरे धीरे जो है समय के बाद वह साइकिल चलाना सीख जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गलतियाँ के माध्यम से जो है बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। जैसे आप गणित में ले लें तो गणित में बच्चों को जोड़ घटाव सिखाते हैं तो बच्चा क्या होता है, बार बार उसमें गलती करता है, लेकिन उस गलती को अगर आप समझाते हैं, बताते हैं, तो वो बार बार गलती करते करते जो है अचानक वो सही करना सीख जाता है। इसीलिए जो है रचनावाद का जो है गणित में जो है महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है, क्योंकि रचनावाद मतलब क्या है, अपने आप में स्वयं जो है ज्ञान का विकास करना, अंतः क्रिया करके वातावरण के साथ या अपने दोस्तों के साथ या अपने समाज के साथ या अपने परिवार के साथ, या कह सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट के ऊपर देखते हैं। तो अगला पॉइंट इसी में है जो कि मैं बता रहा हूं गणित में रचनावाद के बारे में। एनसीएफ 2005 और बीसीएफ 2008 में जो है रचनावाद को प्रमुखता दी गई है। रचनावाद का कहने का अर्थ है कि बच्चा जब गलती करेगा तभी तो सीखेगा, अगर आप उसे गलती ही नहीं करने दो तो क्या सीखेगा, और बिना गलती का जो है कुछ आप सीख नहीं सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया साइकिल चलाने के लिए, ये जोड़ घटाव बनाने के लिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको पहला बार गलती होना तय है, होता ही है। बिना गलती को आप कुछ सीख नहीं सकते। इसीलिए जो है जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, और जो हमारा बिहार का राष्ट्रीय जो हमारा बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2008 है, उसमें भी जो है हमारे गणित में जो है रचनावाद को जो है प्रमुखता दी गई है। मतलब कहने का अर्थ है कि बच्चा गलती करेगा, वो सीखेगा, और उसके बाद जो है अपने आप में सामंजस्य स्थापित करके जो है वो ज्ञान को मतलब सीखेगा। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में अगर ऐसे बच्चे हो तो उन्हें मिला कर ले चले, क्योंकि जब वह बच्चे बार बार गलती करेंगे लेकिन आप जब उसे समझाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीख जाएगा और गणित को जो है आसान तरीके से समझ पाएगा। कहने का अर्थ है कि कक्षा कक्ष में जो है बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें हाई होते हैं, मध्यम होते हैं, लो होते हैं, तो उसमें जो होता है सभी को आपको मिलाकर चलना है, क्योंकि बच्चा जो होता है बार बार गलती करता है जब प्रश्न में या मैथ सॉल्व करने में, तो वो गलती करते करते जो है अचानक वो समझ जाएगा, लेकिन नहीं भी समझ पाता है तो अगर आप उसे बार बार समझाते हैं तो एक ना एक दिन उसे समझ ही पाता है। उससे क्या होता है कि गणित सीखने में जो होता है आपको मतलब बच्चों को जो है आसान लगता है और जल्दी सीख जाते हैं। गलती करेंगे तो ही सीखेंगे, क्योंकि गलती करेंगे तो आप समझाएंगे, अगर गलती ही नहीं करेंगे तो आप समझाएंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे। तो इसलिए जो है यह हमारे जो एनसीएफ 2005 और बीसीएफ 2008 है, इसमें भी जो है इसको प्रमुखता दी गई है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे आते हैं पॉइंट 2 के ऊपर। अगर आप देखे होंगे यूनिट 1 में, तो पॉइंट 2 में आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर आपको लिखा होगा गणित सिखाने का एक संभावित क्रम जो कि अभाज्य है। यह जो है यह क्रम है जो कि गणित सिखाने में जो है एक संभावित क्रम है। एक एक कर सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, कोई भी पॉइंट को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आपका जब डीएलएड के सेकेंड ईयर का एग्जाम हो तो बेहतर जाए। और आपको मैं बता दूँ कि यूट्यूब पर जो है आपको इस तरह का नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। यह जो है काफ़ी मेहनतों के बाद जो है इस नोट्स को तैयार किया जाता है और आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने कमेंट पढ़ा है कि नोट्स कब मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे वर्क हो रहे हैं तो इसमें नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप चाहेंगे तो इस नोट्स को जो है खुद लिख भी सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, सेकेंड पॉइंट के ऊपर, गणित सिखाने का एक संभावित क्रम जो कि अभाज्य है। अ का मतलब आपको मैं बता दूँ अनुभव। पहले किसी चीज़ के बारे में अनुभव करते हैं, फिर क्या होता है भा का मतलब भाषा के माध्यम से उसे बताते हैं। फिर ची के मतलब चित्र के माध्यम से भी बताते हैं, दिखाते हैं। फिर होता है प्रतीक के माध्यम से उसे बताते हैं। यह जो है गणित सीखने का जो है संभावित क्रम है अभाज्य। इसके बारे में हम एक एक करके डील करेंगे, बात करेंगे। पहले हम इसके बारे में थोड़ा नोट्स डाल लें कि गणित सीखने का जो होता है एक निश्चित क्रम है। पहले ठोस वस्तुओं के साथ काम, चित्रों के साथ काम, बाद में संकोच मतलब प्रतीक के साथ काम आवश्यक है।
प्रारंभिक कक्षाओं में छोटे बच्चों के संदर्भ में यह क्रम जो होता है विशेष उपयोगी होता है। ठोस वस्तुओं से जो है अवधारणाओं को समझाने में मदद मिलती है। ठोस वस्तु का कहने का यहाँ पर अर्थ है कि गणित सिखाने का जो है एक निश्चित क्रम होता है। आप किसी भी चीज़ को जो है या किसी भी बच्चों को जो गणित ऐसे नहीं सिखा सकते कि गए आप क्लास में उसे पढ़ा दिए बच्चा समझ में आ गया, नहीं। आपको जो है तौर तरीके से आपको जो क्रम है, संभावित क्रम है, उसके अनुसार आपको गणित सिखाना है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ठोस वस्तुओं के साथ जब काम करते हैं तो वो जल्दी उसे सीख पाते हैं। जब उसे प्रतीकों के माध्यम से काम आवश्यक होता है तो वो जल्दी ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए जो होता है प्राथमिक कक्षाओं में जो होता है छोटे बच्चों के संदर्भ में यह क्रम जो है विशेष उपयोगी माना जाता है और ठोस वस्तुओं की अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। अनुभव करना मतलब अगर किसी चीज़ के बारे में, अगर मान लीजिए कि बच्चा को क से कबूतर सिखाना है, तो अगर आप कक्षा में बोलते हैं कि क से कबूतर, तो बच्चा तो सीख नहीं पाएगा। लेकिन उसके सामने अगर ठोस वस्तु कबूतर का अगर आप डायग्राम लेके आते हैं या उसका रियल में वस्तु ठोस वस्तु लेके आते हैं, मतलब आप रियल में कबूतर लाके उसके सामने दिखाते हैं कि क से कबूतर, तो बच्चा याद रखेगा क्योंकि उसके दिमाग में जो होता है प्रतीक बैठ जाता है, चित्र बैठ जाता है। क्योंकि आप बोलेंगे अनुभव करेंगे तो नहीं होगा, छू कर भी देखेगा तो अनुभव करेगा। फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि क से कबूतर तो भाषा से सीख पाएगा, चित्र दिखाएंगे तो चित्र से सीख पाएगा, जब प्रतीक करेगा तो प्रतीक से भी सीख जाएगा। तो इसीलिए जो होता है मतलब प्रारंभिक कक्षाओं में जो होता है ठोस वस्तुओं के माध्यम से जो होता है पढ़ाना काफ़ी मददगार होता है, बच्चे जल्दी समझ पाते हैं। तो अब एक एक करके जानेंगे अनुभव के बारे में, भाषा के बारे में, चित्र के बारे में, प्रतीक के बारे में। तो पहला आता है अनुभव। अनुभव का कहने का अर्थ है कि ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, विभिन्न वस्तुओं के साथ बार बार अभ्यास, मतलब ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव से बताना, जैसे पत्ती, लकड़ी, मिट्टी के बर्तन, कोई भी बर्तन से मिलने वाली वस्तु को अनुभव के माध्यम से बच्चों को बताना। मतलब कहने का अर्थ है कि ठोस वस्तुओं के साथ जो है अनुभव कराना। रियल में अगर कबूतर लेके जाए और बच्चों को समझाए कि यह क से कबूतर है, तो बच्चे उसे क्या करेंगे, ठोस वस्तु को देखकर समझ जाएंगे। तो इसी तरह जो है विभिन्न वस्तुओं के साथ जो है बार बार अभ्यास मतलब करेंगे तो ठोस वस्तुओं के साथ जो है अनुभव से बताना सीख जाएंगे। जैसे पत्ती, लकड़ी, मिट्टी के बर्तन, कोई भी बर्तन से मिलने वाली वस्तुओं को अनुभव के माध्यम से जो है वो सीख पाएंगे, अनुभव करेंगे। ठोस वस्तु जब उसके सामने लाकर रखेंगे उसके बाद उसके बाद बताएंगे तो वो जल्दी सीख पाएगा। मेरा गला थोड़ा फंस रहा है लेकिन मैं फिर भी आपकी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। फिर आता है भाषा। भाषा कहने का अर्थ है, मैंने यहाँ नोट्स में डाला है कि वस्तुओं के साथ क्रियाएं करते हुए दैनिक जीवन के विभिन्न संदर्भों से जुड़ी हुई भाषा का प्रयोग करके तथा बोलकर अनुभव के बारे में बताना, जैसे कि शब्द, कहानी, सवालों का उपयोग के खेल के माध्यम से बताना। मतलब भाषा का कहने का अर्थ है कि जो वस्तु आप दिखाएंगे, ठोस वस्तु दिखाएंगे, तो उसको जो है आपको बताना है, लेकिन किस वे में बताना है, दैनिक जीवन के जो विभिन्न संदर्भ से जुड़ी हुई भाषा है उसके माध्यम से उसका प्रयोग करके जो है आपको बताना है। जैसे कहानी, सवाल का उपयोग करके खेल के माध्यम से जो है बताएंगे तो बच्चे जल्दी समझ पाएंगे। और यहाँ एक मेन पॉइंट लिखा हुआ है, दैनिक जीवन के विभिन्न संदर्भों से जुड़ी हुई भाषा, जो कि मातृभाषा होती है। बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे, जब ठोस वस्तु के बारे में अनुभव कराएंगे तो उसके बाद आपको बताना भी तो पड़ेगा ना कि यह क्या है। जैसे अगर कबूतर बताना है तो मैंने क्लास में कबूतर लेके चला गया तो अनुभव कराए कि ये कबूतर है या पक्षी है। लेकिन जब उसके बारे में आप बताते हैं तो क्या करेंगे, आप दैनिक जीवन के जो विभिन्न संदर्भ से जुड़ी हुई भाषा होती है उसका प्रयोग करेंगे तथा अनुभव के बारे में उसको बताएंगे। जैसे शब्द के बारे में माध्यम से बताए, कहानी के माध्यम से बताए, सवालों का उपयोग करके बताए या खेल के माध्यम से बताए, आपको जो है इसका प्रयोग करना है। फिर जो आता है चित्र आता है। तो चित्र के साथ जो होता है कार्य वार्तालाप, अलग अलग प्रकार के चित्रों के साथ विविध तरीकों से तुलना करना, जैसे संख्या को चित्रों के माध्यम से बताना, वो दिखाना। आप मेरी बात समझ गए होंगे। चित्र के माध्यम से मैं आपको नीचे अभी 2-3 चित्र दिखाने वाला हूं जो कि आप समझ पाएंगे। और गणित पढ़ाने में किसी चीज़ के बारे में कठिनाइयां आती है तो बच्चों को क्या करेंगे, आप चित्र के माध्यम से बताएंगे, बहुत सारे चित्र को दिखाएंगे, उसके बारे में उसको गणित सिखाएंगे। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि चित्रों के साथ जो है कार्य वार्तालाप करना, मतलब कार्य करना, उसके साथ वार्तालाप करना, अलग अलग प्रकार के चित्रों के साथ जो है विविध तरीकों से तुलना करना कि यह चित्र इतना मोटा है, पतला है, छोटा है या बड़ा है, तो ऐसे बताना। जैसे संख्या चित्रों के माध्यम से बताना, वो दिखाना, आसानी से आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जो कि मैं आपको नीचे अभी चित्र भी दिखाने वाला हूँ, बताने वाला भी हूँ। प्रतीक भी जो होता है चित्र का ही काम करता है, ठोस अनुभवों को प्रतीक द्वारा बताना, जैसे संख्या आदि। अगर मान लो कि चित्र और प्रतीक जो है सेम ही होता है, थोड़ा सा अंतर है, चित्र भी आप दिखा कर बताते हैं, प्रतीक को भी जो है आप बताएंगे। तो ठोस अनुभवों को प्रतीकों के द्वारा जो है
आप बताएंगे, जैसे संख्या आदि। जैसे यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि 3 जो है फिगर बना हुआ है। पहला में क्या है, बंदर है, 4 बंदर है। इसमें आप देख रहे हैं इसका फिगर स्ट्रक्चर अलग है, इसका चित्र अलग है, इसका प्रतीक अलग है। फिर देख रहे हैं कि 6 यहाँ पर कप है, तो इसका भी जो प्रतीक है या चित्र है जो अलग है। तो बच्चों को जब आप इसको दिखाएंगे आसानी वे में, तो बच्चे जो है बहुत जल्दी समझ पाएंगे यहाँ कि यह बंदर है, यह कप है, यह कार है, और इसे गिन भी सकते हैं। तो इससे जो है गणित पढ़ाने में आसानी होता है, चित्र के माध्यम से या प्रतीक के माध्यम से। इसका दोनों का कहने का अर्थ यही है, चित्र और आपका जो है प्रतीक। आप समझ गए होंगे मेरी बात। आपको पहला क्या था, अनुभव करवाएंगे बच्चों को किसी ठोस वस्तु के बारे में। फिर उसके बाद जो है दैनिक के जो संदर्भ में भाषा यूज होती है उसके माध्यम से जो है उसकी भाषा के बारे में, उसके बारे में बताएंगे। फिर क्या करेंगे, चित्र दिखाकर उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद प्रतीक से समझाएंगे। तो यह जो है गणित सिखाने का जो है सही क्रम है। आप समझ गए होंगे। और उसको बोलते हैं, मैंने ऊपर लिखा है, फिर से मैं आपको बता दूं, जो गणित सिखाने का जो सही संभावित क्रम है वो है अ भा ची प्र, मतलब अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम में, और एग्जाम में पूछते भी हैं प्रश्न। तो आप ध्यान से समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। थर्ड जो पॉइंट है इसी यूनिट के, औपचारिक गणित को ठोस अनुभवों से जुड़कर पढ़ाना या बताना, जुड़कर। तो औपचारिक गणित जो होता है, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इसके बारे में मैंने लिखा है, जो कि औपचारिक गणित को जो है ठोस अनुभवों से जुड़कर बताना। जो हमारा औपचारिक गणित होता है, जो कि हमारे स्कूल में दिए जाते हैं, उसको ठोस अनुभव का कहने का अर्थ है कि वस्तुओं को दिखाकर या डायग्राम दिखाकर, चित्र दिखाकर, प्रतीक के माध्यम से बताना, उसी को जो है ठोस अनुभव कहते हैं। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है कि औपचारिक गणित जो हमारे स्कूल में दी जाती है, और औपचारिक गणित जो होता है ठोस अनुभवों से जुड़कर सिखाने का अर्थ होता है कि चित्र दिखाकर, वस्तुओं को दिखाकर तथा उसके रंग, पहचान, जोड़ा बनाने, क्रम समझाने का अथवा वस्तुओं को छांटने जैसे काम करवाए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है बच्चों गणित आसानी से सीख पाते हैं। औपचारिक गणित जो होता है स्कूल में दी जाती है, और औपचारिक गणित जो होता है ठोस अनुभवों से जोड़कर सिखाने का अर्थ यह होता है कि बच्चों को जो है चित्र दिखाकर, वस्तुओं दिखाकर तथा उसमें जो है रंग पहचानने, जोड़ा बनाने, क्रम में समझाने अथवा वस्तुओं को छांटने जैसे काम करवाए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है बच्चों को गणित जो है आसानी वे में समझ में आ जाए। कहने का अर्थ है कि बच्चों को जो है बहुत सारे चित्रों को दिखाकर उसमें रंगों पहचानेंगे के लिए बोलेंगे, जोड़ा बनाने के लिए बोलेंगे, वस्तुओं को छांटने के लिए बोलेंगे, सम्मिलित जो वस्तुएं होंगे उसको छांटने के लिए बोलेंगे। ऐसे कार्य करवाकर जो है आप बच्चों को गणित जो है आसानी वे में सिखा सकते हैं। अगला पॉइंट मैंने लिखा है, तो अगला पॉइंट मैंने यहाँ डाला है, अक्सर जब हम कक्षा में ठोस वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो एक ही तरह के ठोस वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जबकि तरह तरह के ठोस वस्तुओं के साथ काम करने से बच्चों की समझ जो होता है अधिक पक्की होती है तथा विकसित होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि ठोस वस्तु का भी जो प्रयोग करेंगे, अलग अलग ठोस वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, ताकि जो बच्चे के दिमाग हो वह तीव्र गति से विकसित हो, तरह तरह के बातों को वो सीखे, तरह तरह के कार्य करेंगे। जब वो विविधता करेंगे, मतलब अलग करेंगे, साथ ही साथ रंग देखेंगे, रूप देखेंगे, आकार देखेंगे, तो उससे क्या होगा, उनके मन में जो होता है अधिक समझ बढ़ती है और पक्की होती है तथा उसका विकास होता है। इसीलिए जब भी आप मतलब कक्षा में बच्चों को जो है ठोस वस्तुओं के माध्यम से गणित की शिक्षा दे रहे होंगे, तो आपको क्या करना है कि जो ठोस वस्तुओं का उपयोग करेंगे वह तरह तरह की ठोस वस्तुओं का उपयोग करेंगे, ताकि जो बच्चे हैं उनकी समझ अधिक पक्की हो और अधिक विकसित हो। आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैंने एक और अगला पॉइंट में डाला है, यदि बच्चों को औपचारिक गणित सिखाने में ठोस अनुभवों से परिचित नहीं कराया जाता है तो बच्चों को गणित सीखने में दिक्कत होती है, और गणित के मन से ही जो है अच्छी तरह से, यहाँ पर जो है हिंदी थोड़ी टाइपिंग ज़्यादा मिस्टेक हो गई है, आप इस बात को गौर करेंगे। मैं आपको ऐसे बता दूं, इस वाक्य में जो है कहना यह चाह रहा है कि गणित जो होता है औपचारिक गणित, उसको जो है बिना ठोस अनुभवों से परिचित कराए अगर बच्चों को बताते हैं तो गणित सीखने में जो है बच्चों को दिक्कत होती है। और जो गणित होता है उसकी जो है बच्चे जो होते हैं अवधारणाओं को, संक्रियाएँ को, सवालों को आदि को समझने के लिए जो होता है वास्तविक चीज़ों से होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है, यहाँ पर हिंदी पूरा टाइपिंग गलती है, ये जो है टाइपिंग थोड़ी गलती हो जाती है, हिंदी थोड़ी कठिन होती है टाइपिंग करना। लेकिन इस सेंटेंस का जो अर्थ है मैं आपको बता दूं कि जो औपचारिक गणित होती है अगर बिना ठोस वस्तुओं से परिचित कराए अगर बच्चों को अगर बताते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। मतलब जैसे कि अगर किसी बच्चों को अगर जोड़ बताना हो तो सबसे पहले उसे काउंटिंग आना चाहिए। उनका जब तक उसे काउंटिंग नहीं आएगा तो जोड़ कैसे सीखेगा, जब नंबर अक्षर पहचान नहीं पाएगा तो उसको जोड़ सीखने में प्रॉब्लम होगी। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि ठोस वस्तुओं के बिना जो है औपचारिक गणित की जो परिचित होती है कराना जो होता है काफ़ी कठिन हो जाता है। जब तक उसे नहीं करवाएगा
पाएंगे तो उसको गणित सिखाने में जो होते काफ़ी दिक्कत होती है, और वह बच्चा जो होता है गणित की अवधारणाओं जो सक्रियाएँ होती है, सवाल होती है आदि को समझने में जो होता है काफ़ी समय लेता है और जल्दी नहीं समझ पाता है। लेकिन अगर आप उसे ठोस जो वस्तुआ होती है या ठोस अनुभव होता है उससे अगर आप परिचित करा देते हैं तो बच्चों को गणित की सवालें, संक्रियाएँ, उनको समीकरण को समझने में जो है काफ़ी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है, वह आसानी में जो है उसे समझ पाते हैं। यही जो है इसमें लिखा हुआ है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये मैंने इस वीडियो में जो है 3 पॉइंट को क्लियर किया है, जो कि आपका जो आपका पेपर है S7, इसमें जो है मतलब आप मैंने यूनिट 1 के जो है 3 पॉइंट को क्लियर किया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।